रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की फसल की बुआई से पहले जो 2.5-3 महीने का हमारे पास अवधि होती है उसे हम ग्रीष्मकालीन या जायद ऋतु भी कहते हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो इस अंतराल या इसमें कम अवधि की एक फसल लेकर अपनी आमदनी को, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसमें किसान भाइयों के पास बहुत से विकल्प है, लेकिन एक जो बहुत अच्छा विकल्प है वो है जायद मूंग या उर्द की खेती। तो आज हम जायद मूंग के उर्द और खेती के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बुआई का समय। इसमें आपको जैसे ही आपका खेत खाली होता है, मान लीजिए आपने सरसों की कटाई की या चने की या गेहूं की, तो जैसे ही खेत खाली हो मूंग की बुआई आपको 15 अप्रैल तक कर देनी चाहिए और उर्द की जो बुआई है वो आपको 5 अप्रैल तक कर देनी चाहिए। तो समय पर बोई गई जायद उर्द और मूंग की फसल अभी करीब 40-45 दिन की किसान भाइयों के खेत में होगी। तो इस समय हमें किन सस्य क्रियाओं का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमें अधिक से अधिक उपज मिले, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फसल चक्र जो आपका सघनीकरण भी हो गया, इसके कई लाभ हैं, यानी कि 2 की जगह आपने एक ही साल में 3 फसलें ली है। और अगर आप अपने खेत में कोई एक सीज़न में भी, मान लीजिए खरीफ, रबी और जायद में से किसी एक सीज़न में भी अगर आप कोई दलहनी फसल लेते हैं तो उसके अपने बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये मनुष्यों के लिए प्रोटीन का मुख्य आहार है। हमारे यहाँ पे शाकाहारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसके कारण जो बचा हुआ आपका चारा है वो भी बहुत पौष्टिक होता है। उसके अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन है जो पशुओं को मिलता है। और अगर अपन भूमि में भी जब दलहनी फसल लगाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा ये बहुत अधिक मात्रा में फसल की जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाता है। यानी इसको, दलहनी फसलों को इसीलिए हम चमत्कारी फसलें भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन जैसे बताया गया कि जायद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बुआई का समय आपने देख लिया, उसके बाद सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जहाँ भी सिंचित क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए आप भारत के जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरी राजस्थान है या पश्चिमी ये उत्तर प्रदेश है, उन सभी में धान और सरसों की कटाई के बाद में हम जायद मूंग और उड़द को लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपको पहले पलेवा देना है और फिर हम बुआई करते हैं। तो शुरुआत में 20-25 दिन तक आप कोई सिंचाई ना दें, उसके बाद हर 12 से 15 दिन के अंतराल पर आपको एक सिंचाई उपलब्ध करानी होगी। यदि बारिश आ जाती है तो आप इस अंतराल को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब फूल से जब आपकी फली बनती है और जब फली में दाने भरने लगते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में फसल को नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इन 2 क्रांतिक अवस्थाओं का किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा। और इसके बाद खरपतवार, क्योंकि बहुत ही इसमें दलहनी फसल है, वैसे तो फसल जो है वो ग्राउंड को घेर लेती है, लेकिन फिर भी खरपतवार की समस्या इसमें देखी गई है। इसके लिए है श्रेष्ठ यही होता है कि आप निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने से भूमि में वातन भी बढ़ता है और खरपतवारों से भी आपको छुट्टी मिलती है। ग्रीष्मकालीन उर्द और मूंग की एक खास बात ये भी है कि जब हम इसकी एक फसल लेते हैं इस समय और खेत को खाली नहीं छोड़ते तो खरपतवारों की समस्या खरीफ की फसल में कम होती है। दूसरा, अगर बीच में कोई बारिश है तो उसका भी उपयोग होता है। तो खरपतवारों की जहाँ तक बात है, श्रेष्ठ ये रहता है कि आप पेंडिमिथिलिन नाम का एक जो आपका हर्बिसाइड है उसको आप बुआई के समय डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खड़ी फसल में आपको लगता है कि 30-35 दिन तक भी अगर आपके खेत में बहुत अधिक खरपतवार है तो एक खरपतवार नाशी है जिसे हम इमेज थापायर कहते हैं। तो इमेज थापायर की करीब 75 ग्राम मात्रा आपको 600 से 700 लीटर पानी में घोल के छिड़क देने से अधिकतर जो आपके खरपतवार है उससे मर जाते हैं और फसल को कोई नुकसान नहीं होता। इमेज थापायर 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर आपको उस दर से, और दर का ध्यान रखिए 75 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही कम मात्रा में इफेक्टिव होता है। तो हमने सिंचाई की बात करी और दूसरा इसके अंदर हमने खरपतवारों की बात की। अब इसके अंदर जो और महत्वपूर्ण बातें हैं, मान लीजिए कि ये कीट और बीमारियों की। वैसे तो क्योंकि आप ग्रीष्मकालीन ऋतु में जब आप मूंग और उड़द की लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर कीड़े और बीमारियां नहीं आते, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है और आर्द्रता या नमी भी कम होती है, तो फफूंद जनित कोई भी बीमारी है वो भी कम होगी। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ लगातार सिंचाई होती रहती है उन क्षेत्रों में कुछ कीड़े और बीमारी पाए जाते हैं। तो अगर अपन बीमारियों की बात करें तो इसमें 2 प्रमुख बीमारियां हैं। एक तो वायरस जनित ही है, हमको बोलते हैं जीवाणु जनित है, जिसको हम बोलते हैं येलो मोज़ेक वायरस। आपने देखा होगा कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ तक कि जो आपकी फली बनती है वो भी पीली हो जाती है। फली को आप खोल कर देखेंगे तो दाने भी आपको पीले ही नज़र आएंगे। पौधे की हाइट छोटी रह जाती है, फूल बनते ही नहीं, बनेंगे तो बहुत कम, और उनसे फली बनने की मात्रा भी बहुत कम होती है। और ये वायरस जनित है। जिस तरह से कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, वैसे इस बीमारी का सीधा कोई इलाज नहीं है।
जैसे हम कोविड-19 के संक्रमण को रोक सकते हैं, उसी तरह से इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। एक सफ़ेद मक्खी नाम के कीड़े से ये बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में जाती है। तो जो भी आपके ग्रसित पौधे हैं उन्हें आप खेत से उखाड़ के बाहर डाल दें, जला दें या मिट्टी में गाड़ दें, या फिर आप वाइट फ्लाई को कंट्रोल करें या सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करें। और उसके लिए आप डाइमेथोएट नाम का एक रसायन है, या ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल है, या इवन मोनोक्रोटोफॉस भी आप ले सकते हैं। इन तीनों में से ही जो रसायन आपको मिले, करीब 1 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में अगर घोल के आप छिड़क देते हैं तो आपकी जो सफ़ेद मक्खी है वो मर जाएगी और इस बीमारी का संक्रमण रुक जाएगा। श्रेष्ठ यही है कि आप इसके लिए प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करें। तो अगर अपन मूंग की बात करें तो येलो मोज़ेक वायरस के लिए प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे नरेंद्र मूंग 1 है, पंत मूंग 1, 3, 4, 5 और 6 है, पूसा विशाल है, गंगा 8 एक बहुत अच्छी किस्म है, SLM 668 भी एक बहुत अच्छी किस्म है। उसके अलावा एक IPM सीरीज़ की कई सारी किस्में हैं, 205-07 है, 204-21 है। इनमें से कोई भी अगर आप मूंग की फसल लेते हैं तो येलो मोज़ेक वायरस डिजीज़ या बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी। और अगर उड़द की बात करें तो नरेंद्र उड़द 1 है, उत्तरा एक बहुत अच्छी किस्म है, उजाला किस्म है, आज़ाद 1, 2, 3, शेखर 1, 2, 3। इनमें से अगर आप किसी प्रतिरोधक किस्म का आप प्रयोग करते हैं तो ये बीमारी आपके नहीं आएगी। और बीमारी दिखे पौधों को उखाड़ना है और सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना है। जो दूसरी बीमारी है वो होती है फफूंद जनित, जिसको हम फंगल डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर आपकी सबसे पहले तो झुलसा अंगमारी आएगी, पौधा एकदम सूख जाएगा, पत्तियां सिकुड़ जाती है, क्रिंकल हो जाती है, मतलब सल पड़ जाते हैं उसमें। इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे तो ये अंगमारी का एक वो होता है। उसके अलावा आपने इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ भी है, वो भी बहुत अधिक देखा गया है। इनके लिए किसी भी फफूंद जनित बीमारी की किसी भी फसल में सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि आप बीज उपचार करें। बीज उपचार आप किसी भी फफूंद नाशक से कर सकते हैं, जैसे कि वीटावैक्स है या कार्बेंडाजिम है। इन दोनों में से आपको जो मिले उसकी करीब 2 ग्राम मात्रा से आपको 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करना है बुआई के समय, और उसके बाद आपको बुआई करनी है। जो लोग जैविक खेती की बात करते हैं वो ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का जो रसायन है उसका आप 10 से 12 ग्राम लें, प्रति किलोग्राम आप उससे बीज को उपचारित करें और खेत में बुआई कर दें। इन दोनों का मिश्रण भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि फफूंद नाशक जैसे वीटावैक्स या कार्बेंडाजिम की 1 मात्रा और उसी के हिसाब से 4 गुना मात्रा, यानी 2 ग्राम वीटावैक्स और 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेके भी आप 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। उपचार के अंदर एक बात और भी है, जैसे मान लीजिए क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं, बहुत लोग इसमें राइजोबियम का टीका भी लगाते हैं, तो उसका एक श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं FIR। सबसे पहले आप किसी फफूंद नाशक से बीज को उपचारित करें, फिर किसी कीटनाशक से, और सबसे ऊपर आप राइजोबियम का टीका लगाएं, उसके बाद ही बुआई करें। तो ऐसा होने पे बीमारी आपको कम दिखाई देगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके इसमें खेत में ज़्यादा कोई फफूंद जनित बीमारी है, तो आप इसके कई जैविक उपचार भी हैं। एक नीम आप सल्फ़र जो डस्ट होती है उसके करीब 4 किलोग्राम मात्रा या 0.3% सल्फ़र का अगर आप घोल छिड़क देते हैं तो फफूंद जनित जो बीमारी है वो नहीं आएगी इसके अंदर। उसके अलावा आप फिर भी आपको संक्रमण ज़्यादा लगता है तो डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 का घोल बनाकर आप 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप 2 छिड़काव कर देंगे। मान लीजिए एक 45 दिन पे और एक उसके बाद फिर 15 दिन के बाद में, तभी भी इन बीमारियों से आपको खेत में परेशानी नहीं होगी। अब अगर कीड़ों की बात करें तो दलहनी फसलों में क्योंकि प्रोटीन मात्रा अधिक होती है और बहुत सक्यूलेंट और सॉफ्ट होता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है, तो ये कीड़ों को बहुत आकर्षित करता है। 2 प्रकार के इसके अंदर कीड़े लगते हैं। एक हम बोलते हैं भेदक, फली भेदक आपने सुना होगा, बड़ी लट दिखाई देती है, एक बड़ा छेद बनाकर फली के अंदर घुस जाती है और दानों को खाती रहती है, तो इसको हम बोरर या भेदक कीड़े कहते हैं। इसके लिए अगर आप जैविक उपचार करना चाहें तो ये इसका हेलिकोवर्पा और स्पोडोप्टेरा का NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का एक लार्वे आता है, आप समझ लीजिए भिंडक जो होता है, इसकी करीब 250 से 500 आप लार्वा इक्विवेलेंट लेके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो आपको इस कीड़े से मुक्ति मिल सकती है। आप ये भी देख लीजिए, अगर प्रति वर्ग मीटर आपको 2 से अधिक आपको अगर सुंडी दिखाई देती है या भेदक कीड़ा दिखाई देते हैं तभी आप किसी नियंत्रण पर जाइए, वरना क्योंकि ये छोटी अवधि की फसल है, 70-75 दिन पे आपकी पूरी फसल कट के तैयार हो जाएगी, तो ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। दूसरा जो समूह है कीड़ों का उसको हम चूसने वाले कीड़े कहते हैं, जिसके अंदर एफिड या माहू जिसे हम कहते हैं, थ्रिप्स है और जेसिड है। ये जो चूसने वाले कीड़े हैं
ये पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और फली जो नई बन रही होती है और उसमें जो दाना पनप रहा होता है उसको भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसके जो जैविक उपचार है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं नीम की निम्बोली का जो सत होता है उसका अगर आप 5% घोल यानी कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, नीम के निम्बोली का 5% सत या सफ़ेदा की जो पत्ती हैं उसमें भी आपने देखा होगा बड़ी तेज़ इसके अंदर एक खुशबू आती है, उसका अगर आप 10% घोल बनाकर छिड़क देते हैं तो चूसने वाले जितने भी कीड़े हैं उनसे आपको छुट्टी मिल सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैविक से नियंत्रण नहीं हो रहा और अगर बहुत ज़्यादा ही कीड़े दिखाई दे और ख़ास तौर पर मान लीजिए आसपास कई खेत नहीं है और सिर्फ आप ही के खेत में कोई फसल है, तो कीड़े उस परिस्थिति में उस फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो उधर आप उस समय में आप चूसने वाले कीड़ों के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम का एक रसायन है, ध्यान से सुनिए, उसकी मात्रा 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोल के अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो ये कीड़ा जो हैं आपके चूसने वाले ये नहीं आएंगे। अब इसमें एक बात और भी है कि ये फसल ज़्यादातर मूंग और उर्द की जो किस्में हैं वो एक साथ पककर तैयार नहीं होती, आपको कम से कम 2-3 बार इसके अंदर जो फलियां हैं उनकी तुड़ाई करनी पड़ती है। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रथम सप्ताह जो जुलाई का है उसमें खरीफ की फसल की बुआई और तैयारी करनी है, तो 30 जून तक आपकी फसल कट के आपकी तैयार हो जानी चाहिए। तो अगर आप 1 या 2 तुड़ाई भी कर लेते हैं तो बची हुई जो आपकी मान लीजिए कुछ फलियां रह भी जाती है या कुछ पौधे हरे भी रह जाते हैं तो उसको या तो आप मिट्टी पलटने वाले हल से आप भूमि में ही अगर जोत दें तो ये हरी खाद का काम करती है। अगर आप उन बचे हुए पौधों को हटा के पशुओं को खिला दें तो वो पौष्टिक चारे का काम भी करते हैं। तो इस तरह से अगर आप 2 पिकिंग के बाद भी बचे हुए मूंग को खेत में पलट दें तो आप अपनी खरीफ की बुआई के लिए लेट नहीं होंगे। तो 15 अप्रैल या और मतलब 5 से 15 अप्रैल के बीच के अंदर की गई बुआई आपकी 30 जून तक अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाती है। इस समय अगर आप थोड़े खरपतवारों का नियंत्रण कर लें, सिंचाई प्रबंधन अच्छे से करें और बताए गई विधियों के अनुसार से कीड़े और बीमारियों का अगर आप बचाव करा लें तो आपको अधिक से अधिक उपज मिल सकती है। और चूंकि ये समय ऐसा है कि बहुत ही बड़ी बीमारी से हम सब लड़ रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो बीमारी है, इस चलते सभी किसान भाइयों से मैं ये भी अपील करना चाहूँगी कि जब भी आएँ वो खेत में आप हमेशा अपने मुँह को ढक के रखें, इस तरह के मास्क से या सामान्य जो गमछा होता है हमारा उसको प्रयोग करें, सांस ढक के रखें, आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें और उस गमछे को भी जाकर रोज़ धोएं, साफ़ करें डेटॉल से हो सके तो, और धूप में ज़रूर सुखाएं। तो इस तरह से जो छोटी मोटी सावधानियां रखते हुए हम खेत में सारे काम करेंगे तो अधिक फसल प्राप्त होगी, अधिक मुनाफा प्राप्त होगा और हमारा जो देश है वो दलहनी फसलों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता की ओर ज़रूर जाएगा।